Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया था एंड आपने देखा कि काफ़ी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैंने आपको ईयर वाइज बताया था कि ये क्वेश्चन आपका इस ईयर में भी आया एंड दिस ईयर में भी आया है। आज हम आपका प्रैक्टिस सेट 13 डिस्कस करेंगे, जहाँ पर कि हम आपके 26 to 60 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। एंड फर्स्टली, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बैच प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन एंड देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ Which one of the following does not come under the methods of data classification? यहाँ आपसे पूछा है जो डेटा क्लासिफिकेशन होता है उस डेटा क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा मेथड डेटा क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। क्या क्वालिटेटिव आपका डेटा क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, क्या नॉर्मेटिव नहीं आता है, स्पेशियल नहीं आता है, या फिर आपका क्वांटिटेटिव नहीं आता है। ठीक है, तो अगर हम आपके डेटा क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डेटा जो आपको दिया गया है वो क्वालिटेटिव हो सकता है। मतलब आपको कोई भी डेटा दे दिया जाए कि अगर आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपको यहाँ पर बुक्स दे दी जाएं, ठीक है, पेन दे दिया जाए, ठीक है, या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बुक जो है यहाँ पर गुड क्वालिटी की है, पेन जो है यहाँ बैड क्वालिटी का है। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटीज़ हैं किसकी, डेटा की। ठीक है, ये क्वालिटेटिव, तो ये जो डेटा कहलाएगा ये क्वालिटेटिव डेटा कहलाएगा। तो ये डेटा क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव होता है, नॉर्मेटिव भी होता है आपका, और क्वांटिटी भी बताई जाती है कि मिल्क दे दिया, ठीक है, वाटर दे दिया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक दे दी। यहाँ पे बोला मिल्क जो है वो आपका 2 लीटर है, ठीक है, वाटर आपका 4 लीटर है, कोल्ड ड्रिंक आपकी 400 ml है। तो इस तरह से आपको क्वांटिटी दे दी तो डेटा आपका क्वांटिटेटिव कहलाएगा, नॉर्मेटिव और क्वालिटेटिव। लेकिन ये जो स्पेशियल है ये आपका होता है 3D 2D, ये इस तरह की फिगर्स जो होती हैं स्पेशियल होता है। तो डेटा क्लासिफिकेशन में आपका ये स्पेशल मेथड इसके अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ डेटा। अब इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हो गया आपका, पॉपुलेशन सेंसस, GIS, सैंपल सर्वे, इनमें से कौन सा डेटा का एक सोर्स नहीं है, यानी कि आपको डेटा इनमें से किसके द्वारा नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन सेंसस की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन सेंसस से आपको डेटा मिलता है। बोला जाता है कि 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार बात की जाए तो जो मेल रेशियो है वो इतना है, फीमेल रेशियो इतना है, ओल्ड उस पर इतने थे। ठीक है, आप वहाँ से मॉर्टेलिटी रेट, आप वहाँ से नेटैलिटी रेट वगैरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा है पॉपुलेशन सेंसस, यानी कि ये एक तरह का सोर्स है। ठीक है, दूसरा आपका GIS आता है, तो GIS भी आपका डेटा का एक सोर्स है, ये आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तीसरा, आप कोई भी एक सैंपल का सर्वे करते हैं वो भी आपको डेटा प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होता है ये आपको कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड रखते हैं आपके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका, तो यहाँ कोई ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा जो है वो आपका
सोर्स नहीं है डेटा की, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है वो आपका सोर्स नहीं है डेटा का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ये है कि सम मैन आर क्रूअल, यानी कि कुछ आदमी जो होंगे वो कैसे होंगे, क्रूअल होंगे, ये गलत मानी जाती है। अगर इस स्टेटमेंट को गलत माना गया है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ठीक है, यहाँ बोला ऑल मैन आर क्रूअल। देखिए, जब कुछ आदमी क्रूअल है इसको भी गलत माना गया है, तो सारे आदमी तो आपके सही गलत क्रूअल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर नो मैन आर क्रूअल, अब ये भी नहीं हो सकता कि कोई भी क्रूअल ना हो। ठीक है, क्योंकि बात यहाँ पर सम की हुई है, तो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कि सम मैन आर नॉट क्रूअल, क्योंकि अगर हम क्रूअल लिख देते तो ये आपका गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट क्रूअल लिख के सेंटेंस को चेंज कर दिया कि कुछ आदमी जो है वो क्रूअल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो कौन से सिंबल से मिलकर बनता है? आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका 0 to 7 नंबर सिस्टम से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ -19 to 10 इन साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम इज, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ डीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है आपकी डोमेन नेम सिस्टम। क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट इज HTML स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ था, हमने प्रीवियस आपका प्रैक्टिस से डिस्कस किया था, वहाँ पर ये पूछा गया था, तो पूछा नहीं गया था, सॉरी क्वेश्चन इस पे बेस्ड था, तब मैंने आपको अलग से बताया था कि HTML की फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, तो अब आपको ये यहाँ से देखिए समझ जाइए आप कि क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, तो आपको जो बीच बीच में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे कि आपका किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर आपके एग्जामिनेशन में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन था HTML पे, उससे आपको HTML की फुल फॉर्म बताई थी और यहाँ देखिए पूछ ली गई है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लैन, अब इनमें से कौन सा लोकल एरिया, लैन की फुल फॉर्म देखिए यहाँ बता देती हूँ, पूछा जा सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी तरह से आपका लैन में आपका मैन भी आता है जिसका होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और आपका वैन आता है जिसमें आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ आपसे पूछा है लैन का कौन सा एक टाइप होगा, तो जो टोकन रिंग है, एथरनेट है, FDDI है, फिर सभी, तो जो एथरनेट है ये आपके लैन का एक टाइप होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? स्मार्ट कार्ड्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मार्ट कार्ड में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। स्मार्ट कार्ड और PCs जो है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। COS जो है वो एक COS जो है वो स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो कम्युनिकेशन होता है रीडर और कार्ड के बीच में वो फुल डुप्लेक्स मोड में होता है। तो सही स्टेटमेंट पूछी है, और सही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वह है आपकी कि जो स्मार्ट कार्ड और PCs होते हैं वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज द गंगा एक्शन प्लान वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ आपसे पूछा जो गंगा एक्शन प्लान है वो किस वर्ष जो है वो आपका इनिशिएट हुआ था। गंगा एक्शन प्लान क्यों करा गया था? तो जो रिवर्स पे पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर्स में जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको रोकने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था, ताकि जो रिवर्स हैं उनको क्लीन रखा जा सके, उनमें जो हार्मफुल वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है उसको रोका जा सके, ताकि जो गंगा का पानी, जो रिवर्स का वाटर है वो पॉल्यूटेड ना हो। ठीक है, तो इसलिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। और ये कब इनिशिएट हुआ था? तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, एंड इट इज़ 1986। तो गंगा एक्शन प्लान आपका 1986 में इनिशिएट
इनिशिएट हुआ था। नेक्स्ट है आपको एक करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है एनर्जी सोर्सेस का इन ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के पावर सेक्टर में इनका क्या शेयर रहा है। देखिए हम अभी आपकी प्रीवियस वीडियो में हमने सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेयर के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस बताना है कि सबसे ज़्यादा ट्रेंड में जो है वो कौन सी चल रही है। तो क्वेश्चन इसमें अगर हम बात करें तो आपका थर्मल सबसे बड़ी है, फिर न्यूक्लियर है, फिर हाइड्रो है, फिर विंड है, या फिर थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, विंड है, या फिर हाइड्रो न्यूक्लियर थर्मल विंड, या न्यूक्लियर हाइड्रो विंड थर्मल। तो देखिए अगर हम पावर सेक्टर की बात करें, इनके शेयर के अकॉर्डिंग अगर हम इनका सीक्वेंस देखें तो सबसे टॉप पर जो है वो हमारी थर्मल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट जनरेट की जा रही है। नेक्स्ट जो इसके बाद आती है वह आती है आपकी हाइड्रो, इससे थोड़ी छोटी है, ठीक है। हाइड्रो के बाद आपका न्यूक्लियर आती है, और न्यूक्लियर के बाद आपकी विंड एनर्जी आ रही है। विंड एनर्जी इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज क्रोमियम एज अ कंटैमिनेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इन एक्सेस ऑफ परमिशिबल लेवल कॉजेस। अब देखिए, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एक बताया नहीं था, बता देती, आपका एक वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। इस वाटर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि एक कुछ लेवल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे वाटर के कि कौन सा पैरामीटर जो है वाटर का, उसका लेवल कितना ज़्यादा होना चाहिए या फिर कितना मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, कितना मिनिमम होना चाहिए। उससे अगर एक्सीड होता है या फिर उससे कम रहता है तो क्या जो ये हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करता है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा है कि अगर क्रोमियम की बात की जाए, हैवी मेटल्स आपके प्रेजेंट होते हैं वाटर में, तो ड्रिंकिंग वाटर में, तो अगर क्रोमियम जो है इसकी बात की जाए तो क्रोमियम का लेवल ड्रिंकिंग वाटर में कितना होना चाहिए, इसकी क्या परमिशिबल मतलब अगर क्रोमियम जो कंटेमिनेंट है ड्रिंकिंग वाटर में, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जितनी की परमिसिबल लेवल है, तो उससे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है कि अगर मरकरी का लेवल जो है वाटर में बढ़ जाता है तो क्या होता है, मिनमाटा होता है, ठीक है। और आपके कैडमियम से इटाई होता है। तो इसी तरह से अगर क्रोमियम का बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, स्केलेटल डैमेज होता है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होती है, डर्मल या नर्वस सिस्टम होता है, लीवर या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डर्मल एंड नर्वस सिस्टम। डर्मल का मतलब यहाँ पर आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, जैसे इचिंग हो जाएगी, आपको रिंगवॉर्म्स वगैरह की परेशानी रहेगी, फंगस वगैरह की, तो ये डर्मल है। और आपका नर्वस प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द मेन प्रीकर्सर ऑफ विंटर स्मॉग आर। अब जो विंटर स्मॉग होता है उसका जो प्रीकर्सर है वो क्या है, N2O और हाइड्रोकार्बन से, NOx या हाइड्रोकार्बन से, SO2 हाइड्रोकार्बन से, या फिर SO2 और ओजोन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। NO2 हो सकते हैं, NO3 हो सकते हैं, और आपके हाइड्रोकार्बन्स, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये विंटर स्मॉग के आपके प्रीकर्सर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जो फ्लैश फ्लड होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उस जो एटमॉस्फेयर होता है वो कनेक्टिवली अनस्टेबल होता है, और ये कंसीडरेबल वर्टिकल यहाँ पर विंड शेयर होता है इससे, या फिर एटमॉस्फेयर के स्टेबल होने से, या फिर एटमॉस्फेयर कनेक्टिवली अनस्टेबल होता है कोई बिना किसी वर्टिकल विंड शेयर के, या फिर विंड्स जो होती हैं वो कैटाबैटिक होती हैं। तो फ्लैश फ्लड जो है वो आपका तब होता है जब आपका एटमॉस्फेयर तो कन्वेक्टिवली जो है वो अनस्टेबल होता है और वहाँ पर कोई भी विंड शेयर ना हो, तब आपकी फ्लैश फ्लड जो है वो कॉज होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है
कि इन मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो इंडिया की मेगा सिटीज़ बनाई गई हैं आप सभी को पता है, वहाँ पर जो डोमिनेंट सोर्स रहता है एयर पोल्यूशन का वो किसकी वजह से रहता है। एयर पोल्यूशन आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से आता है, या फिर थर्मल पावर से आता है, या म्यूनिसिपल वेस्ट से आता है, या कमर्शियल सेक्टर से आता है। तो मेगा सिटीज़ में जो डोमिनेंट सोर्स है आपके एयर पोल्यूशन की, देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर से कैसे, जैसे आप व्हीकल्स रन कर रहे हैं उनमें से जो स्मोक निकल रहा है वो कहीं ना कहीं एयर में जाता है, जिससे कि वो एयर को क्या करता है, पल्यूट करता है। ठीक है, थर्मल पावर से वहाँ पर जो भी आपके प्रोसेसेस हो रही हैं, थर्मल रिएक्शंस हो रही हैं, उन थर्मल रिएक्शन से निकलने वाला स्मोक चिमनीज़ के थ्रू हमारी एयर में मिलता है और एयर को कंटामिनेट करता है। ठीक है, म्यूनिसिपल वेस्ट का यहाँ पर ये कहा गया, जब म्यूनिसिपल वेस्ट को अगर बर्न किया जाता है तो वो जब बर्न होता है तो वो वहाँ पर जो फ्लेम्स निकलती हैं, जो वो फ्लेम्स जब हमारी एटमॉस्फेयर में मिलती है तो उससे आपका एयर पोल्यूट होता है। और कमर्शियल सेक्टर यहाँ पर आपका इंडस्ट्री आ जाता है। तो क्या है यहाँ पर डोमिनेंट सोर्स एयर पोल्यूशन का, एंड इट इज़ आपका म्यूनिसिपल वेस्ट। जो म्यूनिसिपल वेस्ट जब आप उसको बर्न करते हैं तो वहाँ पर आप जो उसकी जो फ्लेम्स होती हैं उनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है वो हमारे एयर में फैलता है और एयर को कंटेमिनेट करता है। अनडिज़ायरेबल चेंजेस हमें एयर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में, उसको किस स्टेट में जो है वह सेटअप किया गया था। तो आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है हम ओपन यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में, वो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले खोली गई थी। नेक्स्ट है कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंडिया में उनको फ़ंड किया जाता है, तो वो फ़ंड किससे होती हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि आपका यूजीसी, या फिर प्राइवेट बॉडीज़ या फिर इंडिविजुअल्स, कोई पर्टिकुलर पर्सन करता है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो यूजीसी होती है, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन, यही फ़ंड प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ को, इसीलिए इन्हीं का मानक निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। अब इनमें से टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन को इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देखती है, उसकी क्वालिटी को, NCTE, MCI, AICTE या फिर CSIR। तो देखिए NCTE जो है ये आपकी टीचिंग एजुकेशन को देखती है, ठीक है, जो आपका BEd हो गया, BTC हो गया। MCI जो है ये आपका इंडस्ट्रियल लेवल पर इंडस्ट्रियल एजुकेशन जो होती है उसको देखती है। CSIR जो है ये आपका रिसर्च कंडक्ट कराता है, ठीक है, PhD प्रोग्राम या फिर आपका ये नेट, तो ये रिसर्च के सेक्टर में वर्क करता है। लेकिन ये जो AICTE है यही आपके टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की क्वालिटी को देखता है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इम्प्लाइज नेचुरल जस्टिस। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज फॉलोड बाय द कोर्ट्स। जो नेचुरल जस्टिस है उसके सिद्धांत कोर्ट के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, मतलब कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। या फिर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर जस्टिस न्याय जो है वो देर से हो रहा है तो फिर न्याय होगा ही नहीं। या फिर नेचुरल जस्टिस जो है वो इनएलिएनेबल राइट है सिटीजन का। या फिर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ जो है ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन, सुनने की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है आपका दैट इज ऑप्शन नंबर C, कि जो नेचुरल जस्टिस है वह इनएलिएनेबल राइट है किसी भी एक सिटीजन का। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है उसको क्या उपाधि दी जाती है, क्या उसको राज्य का हेड माना जाता है, उसको सरकार का हेड माना जाता है, या फिर वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। तो बिल्कुल सही बात है, जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और उसके साथ साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर में कौन जो है इनमें से ऑफिस को होल्ड करता है, मतलब ऑफिस पर वर्क करता है। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या फिर चेयरमैन UPSC का या फिर गवर्नर स्टेट का।
तो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, जो गवर्नर है स्टेट का वह। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हैं और ये विजुअली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट के लिए नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 to 49 ये आपके डायग्राम पर बेस्ड हैं। यहाँ पर वही आपका वेन डायग्राम पे ही ये बेस्ड हैं क्वेश्चंस। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर वेन डायग्राम से आते हैं। यहाँ पर आपको 3 सर्कल्स दिए हैं जो आपकी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इनको नाम दिया है ए, पी और एस, जहाँ पर ए जो है वो आर्टिस्ट हैं, सर्कल पी जो है वो प्रोफेसर्स के लिए है और सर्कल एस जो है वो स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए है। और यहाँ पर जो रीजन्स हैं उनको ए टू एफ जो है वो लेबल किया गया है अल्फ़ाबेट से। अब आपको क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम देखेंगे और क्वेश्चन है कि द रीजन विच रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर नीदर स्पोर्ट्समैन नॉर प्रोफेसर्स। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वह एरिया आपको बताना है जो कि आर्टिस्ट को तो रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे आर्टिस्ट जो ना ही तो स्पोर्ट्समैन हो और ना ही प्रोफेसर हो, ऐसे आर्टिस्ट को आपको बताना है किस रीजन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आर्टिस्ट है ये कौन है, अब यहाँ पे देख लीजिए ए सर्कल पे ई जो है यही ऐसे आर्टिस्ट है जो कि ना ही तो स्पोर्ट्समैन है ना ही आपके प्रोफेसर्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस देख लेते हैं इनके लिए। तो इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 द रीज़न विच रिप्रेजेंट प्रोफेसर्स हु आर बोथ आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन। अब आपको एक ऐसा रीज़न सिलेक्ट करना है जो कि प्रोफेसर्स को तो रिप्रेजेंट करता है, जो आर्टिस्ट भी हों और स्पोर्ट्स पर्सन भी हों। तो ये जो रीज़न है ये क्या है आपका, ये आपका ए है ना, यही तो ऐसा ए है जो कि तीनों सर्कल्स में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 द रीज़न विच रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर। अब आपको ऐसा रीज़न रिप्रेजेंट करना है जो कि प्रोफेसर को रिप्रेजेंट करे, जो स्पोर्ट्स पर्सन तो हो लेकिन आर्टिस्ट ना हो, ठीक है। स्पोर्ट पर्सन तो हो लेकिन आर्टिस्ट ना हो, ठीक है। तो देख लीजिए स्पोर्ट पर्सन प्रोफेसर है, ये सी वाला आप देखेंगे ये आपका प्रोफेसर के सर्कल में भी आ रहा है, स्पोर्ट पर्सन के सर्कल में भी आ रहा है, लेकिन आर्टिस्ट के सर्कल में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 to 52 एंड यहाँ पर आपसे बोला है मेजरमेंट दिया है आपको वेरिएबल, कुछ सम वेरिएबल एक्स का जो कि आपके बने हैं इंटरवल पर 1 मिनट के 10 AM से लेकर 10:20 AM तक। तो जो ये डेटा है ये ऑब्टेन किया गया और अब आपको इस डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा है कि जो वैल्यू रहेगी x की जो कि एक्सीड होगी आपकी 10% ऑफ द टाइम में ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट में, वो क्या रहने वाली है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 68, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ x जो कि आपका 90% एक्सीड होगा ऑफ द टाइम इन द ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट, इट इज, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 61। नेक्स्ट 52 द वैल्यू ऑफ x विच इज 60, आप 50% बढ़ रही है ड्यूरेशन ऑफ मेजरमेंट में, तो ये है आपकी 65। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर आपसे बोला है कि फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड। अगर आपको इफेक्टिव डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है क्लास में, टीचर को क्या करना होगा, उसको स्टूडेंट से कह देना होगा कि उनको जो पसंद है वो कर सकते हैं, या फिर उनको स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करना होगा, मतलब डंडा वंडा लेके बैठ जाना है, या फिर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम दे देनी है सॉल्व करने के लिए, या फिर उनको पोलाइटली और फर्मली जो है वो उनको डील करना है। तो अगर आपको क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो देखिए अगर आप स्टूडेंट से ये कह देते हैं कि उनका जो मन आए वो वह करें, तो देखिए कोई कुछ करेगा, कोई मान लीजिए सिंगिंग करने लगेगा क्लास में, कोई खेलने लगेगा, तो इससे क्लास का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन ना हो के बल्कि और कैसा हो जाएगा, इनमेंटेन हो जाएगा, और फिर वहाँ पर क्या होगा,
आपके। अब कोई अगर खेल रहा है और कोई रन कर रहा है, ठीक है, कोई बच्चा निकल के जा रहा है, वो गिर रहा है, तो इस तरह से क्या होंगे, क्लास में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे एंड यहाँ पर और ज़्यादा नॉइस आपको देखने को मिलेगा इंस्टीड ऑफ डिसिप्लिन। तो ये ऑप्शन इसलिए आपका कट हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट से स्ट्रिक्टली डील करते हैं, डंडा वंडा लेके बैठ जाते हैं, तो ये आपके एनसीएफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल नेगेटिव है। आपसे बोल दिया गया है स्ट्रिक्टली कि आप स्टूडेंट को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे, तो आप उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकते। इन केस अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए उनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर जो एजुकेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आप स्ट्रिक्ट होंगे, आपके पास स्ट्रिक्ट वगैरह रहेगी, तो बच्चे के मन में आपके लिए इतना डर बैठ जाएगा कि वह आपसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा। उसे कोई डाउट है तो वो आपसे नहीं पूछेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। अगर आप स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम दे देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो आपस में डिस्कशन करने लग जाएंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब वो आपस में डिस्कशन करेंगे तो इससे भी क्लास का डेकोरम जो है वो मेंटेन नहीं रहने वाला, डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट से पोलाइटली बात करेंगे, उनसे फर्मली बात करेंगे, आप उनसे कहेंगे कि देखिए क्लास में जब मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो आप बस मुझे सुनिए, उसके बाद में आप मेरे जाने के बाद आपको जो भी आप क्वेरी करनी है अपने फ्रेंड से या फिर अपने पार्टनर से, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ माई लेक्चर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। जब आप इस तरह से बच्चों से बात करेंगे तो बच्चे आपकी क्लास में आपको बैठकर सुनेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन वेज। अब इफेक्टिव जो शिक्षण सामग्री होगी वो कौन सी होगी, जिसमें कि वो जो कि कलरफुल और गुड लुकिंग, जो कलरफुल हो और देखने में अच्छी लग रही हो उसे हम अच्छा टीचिंग एड मानेंगे, या फिर जो सारी फैकल्टीज़ को जो है वो एक्टिवेट कर दे वो अच्छी मानी जाएगी, या फिर जो सारे स्टूडेंट्स को दिखाई दे वो अच्छी होगी, या फिर जो इजी हो प्रिपेयर करने में और उसका हम इस्तेमाल ईजिली कर सकें। तो देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि वो टीचिंग एड जो कि आपका दिखने में कलरफुल है, गुड लुकिंग है, वो अच्छा ही हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपको पढ़ाना है क्लास में रेस्पिरेशन और आप क्लास में ले गए फ्लावर, कलरफुल होगा, दिखने में सुंदर भी लगेगा, या फिर आप ले गए कोई भी सॉफ्ट टॉय, कलरफुल होगा, दिखने में सुंदर लगेगा, लेकिन अब आप इनसे क्या रेस्पिरेशन की प्रोसेस को बच्चे को समझा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए टीचिंग एड इफ़ेक्टिव है, ये उसका कलर या उसका दिखना निर्धारित नहीं करेगा। दूसरा, जो सारे स्टूडेंट्स को दिखाई दे, मान लीजिए कि आपने प्रोजेक्टर लगा दिया और उसको टॉप ऑफ दी वॉल लगा दिया, सारे स्टूडेंट्स को दिख तो रहा है लेकिन उनको अगर समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या वह इफेक्टिव है? नहीं। आसानी से अगर आप उसको बना ले रहे हैं, आसानी से आप उसको यूज़ कर ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड ईजिली अवेलेबल है, आप गए, आपने मार्कर उठाया, चौक उठाया, 2 वर्ड्स लिखे और आपको यूज़ करने में ईजी रहा, आपने उसको रफ कर दिया, फिर से 2 वर्ड्स लिख दिए, लेकिन स्टूडेंट को समझ में आया या नहीं इसकी हम गारंटी यहाँ नहीं ले सकते। तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो करेक्ट ऑप्शन है वह ये है कि एक अच्छा टीचिंग एड वो होगा जो कि सारी फैकल्टीज़ यानी जितने भी टीचर्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। वो एड ऐसा होगा जिससे कि सारे टीचर्स को लगेगा कि वो फुल्ली एनर्जेटिक होकर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 एंड इट इज़ दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु। अब ऐसे टीचर्स पॉपुलर रहते हैं स्टूडेंट्स में जो कि इंटीमेसी डेवलप करते हैं बच्चों के साथ, मतलब फ्रेंडली बिहेव करते हैं, या फिर उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं, या फिर उनको अच्छे ग्रेड्स दे देते हैं, और या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं एक्स्ट्रा ट्यूशन फी लेके। तो देखिए, ये तो बिल्कुल बैन है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी में एनसीएफ में आप टीचर हैं तो आप उसी स्कूल के उसी क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर कि आप स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो बैन है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा।
बच्चा अगर मान लीजिए ऐसी पोजीशन पे है ही नहीं कि आप उसको ए ग्रेड दे दें, बच्चा सी ग्रेड पा रहा है और अगर आप उसे ए ग्रेड दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप बच्चे का फ्यूचर क्या कर रहे हैं, डलनेस में डाल रहे हैं। तो गुड ग्रेड्स दे देना आपको स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, उसको आपसे क्या मतलब, उसे तो पता है कि मुझे ग्रेड्स जो है उसे पता है मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आपने अगर उसे ए ग्रेड दे दिए तो उसकी नज़रों में आपकी अहमियत बढ़ेगी नहीं बल्कि और गिरेगी, उसे लगेगा टीचर भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। आप इंटीमेसी रखेंगे बच्चे के साथ तो ये भी आपको पॉपुलर नहीं बनाएगा बल्कि कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट यहाँ भी डाउन होगी। लेकिन अगर आप उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे नहीं बल्कि सॉल्व करने में अगर उनकी हेल्प करेंगे, उस केस में वो आपके लिए ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेंगे। इसलिए टीचर जो है वो कब पॉपुलर होगा स्टूडेंट पे, जब वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करेगा। नेक्स्ट इज द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज। जो एसेंस होता है एक इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट का, वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स होने चाहिए, लाइवली स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्लास में बिल्कुल शोर ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल सन्नाटा होना चाहिए, या फिर कड़ा अनुशासन होना चाहिए। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रिक्टनेस से आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो फिर समझ लीजिए, अगर पिन ड्रॉप साइलेंस यानी कि तो टीचर ही बोल रहे हैं ना, बच्चे ही बोल रहे हैं, तो बैठकर आप एक दूसरे की शक्ल देखकर क्या ही सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड्स। हाँ ठीक है, अगर टीचिंग एड्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर उनको समझाने वाला ही कोई नहीं है या फिर स्टूडेंट यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, एक्टिवेट ही नहीं हो रहे हैं, पैसिव लर्नर्स हैं, तो आप कैसे इस टीचिंग एड से एजुकेशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट तब होगा जब टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन अच्छा होगा। जब स्टूडेंट और टीचर आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर से आस्क करेंगे और टीचर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड करेगा या फिर उसको सॉल्व करने के लिए उनकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से नॉलेज जो है वो अच्छी होगी, क्लासरूम का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, किसी की बात की गई है कि उसकी पहला दिन जब था क्लास का, अगर कोई भी टीचर उस स्टूडेंट से कहता है, इफ़ अ टीचर इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ ही शुड। अच्छा, मतलब किसी का फर्स्ट डे है क्लास में, टीचर का ही मान लीजिए, और अगर टीचर को कहा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि वो उसको इंट्रोड्यूस करे, तो टीचर को क्या करना चाहिए? आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, बच्चे से कह देना चाहिए कि तुम मुझसे क्लास के बाहर मिलना आके। टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, उनको अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहिए, या फिर उनकी डिमांड को इग्नोर कर देना चाहिए और सिर्फ पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, या फिर स्टूडेंट को डांटना चाहिए कि ये उनकी अनवांटेड डिमांड है। तो देखिए, अगर आप पहली बार क्लास में जाते हैं और अगर बच्चे आपसे इंट्रोडक्शन मांगते हैं, तो अगर आप उनसे कहेंगे कि हमसे बाहर आके मिलिए, बाद में मिलिए, तो ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। बच्चे की डिमांड को आपको इग्नोर नहीं करना है उसकी बात, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड है, आपको चाइल्ड को सेंटर में रख के ही स्टार्ट करनी है अपनी टीचिंग। तो आप उसकी डिमांड को इग्नोर नहीं कर सकते, आप स्टूडेंट को स्कोल्ड नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी, बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि उनको अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, मॉरल वैल्यूज़ इफेक्टिवली इनकलेटेड होती हैं स्टूडेंट्स में जब टीचर फ्रिक्वेंटली टॉक्स अबाउट वैल्यूज़, जब टीचर फ्रिक्वेंटली वैल्यूज़ के बारे में बात करता है या खुद से प्रैक्टिस करता है या फिर स्टोरीज़ बताता है महान लोगों की, या फिर भगवान और देवी या देवताओं की बातें करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा, देवी और देवताओं की बातें करने से कुछ नहीं होगा, महान लोगों की गाथाएँ सुनाने से कुछ नहीं होगा। कब होगा? जब वो खुद भी उन वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा होगा, प्रैक्टिस करता होगा टीचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जो इसेंशियल क्वालिटी होगी रिसर्चर की वो क्या होगी? फ्री इंक्वायरी का स्पिरिट होना चाहिए, उसमें रिलायंस होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन और एविडेंस में विश्वसनीयता और वैधता होनी चाहिए, या फिर सिस्टमेटाइजेशन थ्योराइजिंग होना चाहिए नॉलेज का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे रिसर्चर में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कि रिसर्च को आप कंडक्ट करेंगे ताकि आप नई नॉलेज को जनरेट कर सकें, इसलिए करते हैं, या फिर आप
थ्योरी को डेवलप ना करें इसलिए करते हैं, या फिर आप रिसर्च डिग्री पाना चाहते हैं इसलिए, या फिर आप री इंटरप्रेट करना चाहते हैं पहले की जो नॉलेज होती है उसको। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखिए आप यस, रिसर्च से आप एक नई नॉलेज को जनरेट करते हैं। ठीक है, आपको रिसर्च डिग्री मिलती है और आप पहले की जो नॉलेज है उसको क्या कर देते हैं, उसमें चेंजेस ले आते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।